बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो हिस्ट्री का पेपर है मिड टर्म का वो काफी नजदीक आ चुका है। तो इसी संबंध में इस वीडियो में हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइमिंग हमारी 3 घंटे की रहेगी और अधिकतम अंक हमारे हैं जो यहाँ पे 80 होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कुछ और चीजों को। देखो सबसे पहले जो हमारे सामान्य निर्देश हैं आपको हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने चाहिए। तो इस संबंध में सबसे पहले ये बता दिया गया कि आंतरिक विकल्प आपको दिए जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, खंड का जो रहेगा इसमें हमारे 1 से लेकर 20 तक के जो वास्तविक क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जो है आपके 17 जो क्वेश्चन है वो तो होंगे एमसीक्यू बेस्ड, और 3 क्वेश्चन जो है वो या तो वन वर्ड वाले रहेंगे या फिर जो वन सेंटेंस होता है इस तरीके से। फिर खंड ख जो रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 21 ही होगा, केवल एक क्वेश्चन होगा स्रोत आधारित। इससे एक एक मार्क्स के 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड गा जो रहेगा इसमें 22 से लेकर 25 यानी कि 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। खंड घा जो रहेगा इसमें 26 से 28 8 मार्क्स से 3 क्वेश्चन होंगे, और इस 8 मार्क्स वाले में आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में। अब जो खंड न रहेगा हमारे यानी कि ये वाला 5वां, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो कि स्रोत आधारित होंगे 5-5 मार्क्स के। और सबसे आखिरी रहेगा खंड 6, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहेगा आपका 6 मार्क्स का एमसीक्यू, मतलब आपको अंकित करना होगा, 3 मार्क्स में अंकित करना होगा और 3 मार्क्स में अंकित किया हुआ होगा आपको पहचानना होगा इस तरीके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और इसी को आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको सबसे पहले तो हिंदी मीडियम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। एक चीज और, इस क्वेश्चन पेपर का खंड नंबर का, खंड नंबर खा, खंड नंबर कै, इन दोनों को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आपके इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का ये बेसिकली आपका होने वाला है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में खंड का, खा, गा इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे, और पार्ट 2 जो रहेगा वो बहुत ही जल्द 2 से 3 घंटे में आ जाएगा। तो उसका लिंक आपको बच्चों यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पे देख लेना आप। ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देख सकते हो, एकदम टॉप पे मिल जाएगा, पार्ट 2 लिखा हुआ होगा, उस पर जाके आप उसे देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। वीडियो अराउंड आपकी जो वो 40 मिनट के आसपास की बनने वाली है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी करते हुए। सबसे पहले आएगा हमारा खंड नंबर क, यानी कि खंड ए रहेगा वास्तविक क्वेश्चन, दैट मींस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू भी और वन वर्ड वाले भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है बच्चों की आपको कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको इन पे विचार करके ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो बेसिकली आपके चारों क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के शहरीकरण के संबंध। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो संसाधन है इसके बारे में। तो देखो हमें सभी को पता है कि मेसोपोटामिया जो है वहां पे प्राकृतिक संसाधन तो ठीक है, लेकिन जो खनिज संसाधन है इसका बहुत ही ज्यादा वहां पे अभाव है। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा, मतलब पहला पॉइंट हमारा राइट हो गया। सेकंड दिया हुआ है मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे अधिकतर औजार, मुद्रा, आभूषण इसको बनाने के लिए हमेशा से पत्थरों की कमी रही है। बिल्कुल ठीक, ये भी राइट है हमारा। फिर आ जाता है मेसोपोटामिया में इराकी खजूर, पोपलार, इन सभी के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों और गाड़ियों के पहिए या फिर नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छा नहीं हुआ करती थी। यानी कि मेसोपोटामिया में जो लकड़ी होती थी, इराकी खजूर या फिर पोपलार की, ये नाव वगैरह या फिर गाड़ियों के पहिए बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। तो यानी कि ये भी हमारा राइट है। फिर आ जाता है डी वाला पार्ट, औजार, पात्र या फिर गहने बनाने के लिए भी मेसोपोटामिया में कोई अच्छी मात्रा में धातु उपलब्ध नहीं थी। यानी कि यहाँ पर हमारे ये चारों के चारों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट है। ठीक है, मेसोपोटामिया के संसाधन के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। आपको सही बताना है। तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो सभी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आप जो है या तो आप लाइव चैट में कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 14 ऑप्शन ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, डी ऑल कंप्लीटेड। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं आप यहाँ से इजीली पढ़ लेना।
कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये इस तरीके से दी हुई हैं और सारी की सारी राइट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों मेसोपोटामिया के बारे में ही है। ये बेसिकली मेसोपोटामिया के जो मंदिर शहर थे उसके बारे में आपसे पूछा गया। देखते हैं भाई क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें ये कथन पढ़ने हैं और फिर से वही चीज सही विकल्प चुनना है। तो कथन दिए हुए हैं, मेसोपोटामिया के ये जो शहर थे मंदिरों के आसपास जो विकसित हुए थे, ये दो प्रकार के शहर थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है बस्तियों में या फिर बस्तियों ने कलात्मक मंदिरों का विकास किया, बिल्कुल ये भी ठीक है। बस्तियां जो थी वो बेसिकली एक व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित होती थी, ये भी ठीक है। और सबसे आखिरी है बस्तियां साम्राज्यवादी बंदोबस्त या फिर शहरों के रूप में विकसित हुई, ये वाला गलत है, ठीक है। हालांकि देखो बस्तियां जो है किस रूप में यहाँ पे विकसित मानी जाती है, व्यापार के रूप में, ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन साम्राज्यवादी बंदोबस्त के रूप में ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा जिसमें 3 सही हो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एकदम इजी वे में आपको समझा रहा हूं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली आप पढ़ लेना। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम सिटीज इन मेसोपोटामिया, तो इसमें जो रॉन्ग है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। अब फिर से एक और मेसोपोटामिया के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में से एमसीक्यू भी आपके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है वो है सुमेरियन, बिल्कुल ठीक है। अब इस सुमेरियन भाषा का जो स्थान था वो 2400 ईसा पूर्व धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया, बिल्कुल ठीक है। अक्कदी भाषा में कीला का लेखन का रिवाज होता था, ठीक है, और इसका ईसवी सन शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक ये चलता रहा था। इसका मतलब क्या है, मेसोपोटामियाई सभ्यता की जो भाषा है इस संबंध में ये हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल राइट है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, मतलब सैंपल पेपर बेसिकली, ये इस तरीके से हार्ड बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर काफी हार्ड बनाया गया है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो आपका ऑफिशियल पेपर होगा ना उसमें क्वेश्चन जो है वो काफी इजी आने वाले हैं, ठीक है। मान लेते कि अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देखा और एनालाइज किया और आपको लगता है कि आपके 80 में से ना अगर आपके 60 मार्क्स आ सकते हैं, 60 मार्क्स, तो जो आपका ऑफिशियल पेपर आएगा ना उसमें आप जो है एनालाइज करने पे पाओगे, आप उसमें 70% ला पाओगे, ठीक है। यानी कि ये जो हार्ड पेपर इन्होंने दिया है ना सैंपल पेपर अपना, उससे कई कम इसमें आप मतलब जो आपका ऑफिशियल होगा उसमें थोड़े इजी भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझना कि हमने कुछ पढ़ा है नहीं और इस तरीके से काफी खतरनाक पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर काफी इजी आएगा, डोंट वरी, ओके। वेल यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखना है, तो दोनों ही ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों रोमन साम्राज्य के बारे में। क्वेश्चन दिया हुआ है किन नदियों के उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाई गई, यानी कि सिंपल सी बात है, रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं थी उत्तर की ओर से ये बतानी है। यहाँ पे आप सभी को पता है, सिंपल सा ये बताएं, रोमन साम्राज्य बसा की नदियों के आसपास का था। तो वो जो नदियां हैं उसमें सबसे पहली नदी है बच्चों राइन नदी और दूसरी है डेन्यूब नदी। पहली नदी है राइन, दूसरी है डेन्यूब, दैट मींस यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा वाला, ठीक है बच्चों, सॉरी पहला और तीसरा वाला, ओके। नाउ इंग्लिश मीडियम में आप देखोगे तो राइन एंड डेन्यूब, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसको बेसिकली सही तरीके से आपसे पूछा भी नहीं गया है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि रोमन चांदी के जो सिक्के थे जिन्हें बेसिकली दिनार के रूप में जाना जाता था या फिर दिनारियस, इसमें जो शुद्ध चांदी का वजन था वो 1.5 ग्राम का था, यानी कि शुद्ध चांदी का वजन कितना ग्राम था। तो यहाँ पे ये जो आपके सारे के सारे ऑप्शन दिए है ना, ये सारे के सारे ही गलत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है, क्योंकि आपकी किताब में ना जो आंसर दिया गया वो दिया गया 4.5 ग्राम, कितना दिया गया है 4.5 ग्राम। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसको लगाते हैं तो 4.5 ग्राम उधर भी चला जाएगा, 4.5। अगर हम डी को भी लगाते हैं तो इसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब एक गलती इनकी ये रही है, ठीक है, क्वेश्चन की। वैसे आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया है इन्होंने। वेल इंग्लिश में भी आप ऐसे याद रख लेना 4.5 ग्राम इस तरीके, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। काफी ये पता है जो आपके जो बेसिकली ब्लू कलर में लिखे रहते हैं ना, ब्लू कलर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में वहां से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उस विद्वान का आपको नाम बताना है जिसने ये तर्क दिया था कि जो इतिहास है वो केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है, बल्कि इतिहास जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के बीच की जो जीवन शैली है इसमें भी इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है जेम्स कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स ब्लॉक या फिर मार्क ब्लॉक। तो इसमें देखो जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, मार्क ब्लॉक। ठीक है बच्चों, वेल आप इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी काफी मतलब ऐसे पूछा गया कि बच्चे को ना करने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरफ तो दिया गया है एक व्यक्ति और उस तरफ दिया गया उसका कंट्री। जैसे कि बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग की, तो हमें ये तो पता है मार्टिन लूथर किंग जर्मन युवा व्यक्ति था, ये राइट है। ठीक है, अभी थॉमस मूर की अगर हम बात कर लें तो थॉमस मूर के बारे में आपकी किताब में कोई चर्चा नहीं की गई है। कोपरनिकस की बात कर लें तो ये यूरोप से संबंधित था, यानी कि फ्रांस देश आ जाएगा। और गैलीलियो की बात कर लें तो ये इटली से संबंधित था। दैट मींस कौन सा गलत हो गया यहाँ पे? थॉमस मूर इंग्लैंड, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका गलत हो जाएगा। ओके, अब नाउ यहाँ पे एक और चीज इस क्वेश्चन पेपर की मैं आपको एक गलती और बताता हूँ। गलती ये है कि ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये इन्होंने लिया है आउट ऑफ सिलेबस। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अभिकथन और कारण इन्होंने लिया है ना, ये वाला कि साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने में काबू लाने में काम आती थी। देखो ये बिल्कुल राइट है, कारण दिया हुआ है कि परंतु इसे शताब्दियां पुरानी जो असमानता नहीं हटी, ये गलत है, क्योंकि असमानता जो थी वो हट गई थी, शिक्षा का विस्तार भी हुआ था और जनता के बीच एक जागरूकता भी पैदा हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? नहीं हुई थी। अब देखो इस क्वेश्चन की मैं आपको गलती क्या बताता हूँ कि अभिकथन ठीक है, कारण गलत है, लेकिन गलती क्या है इस क्वेश्चन पेपर को बनाने वालों की? गलती ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर ये आपके जो टर्म 1 का एग्जाम है ना, उसके आउट ऑफ सिलेबस से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 या 10, शायद 10 है, वहां से लिया गया। जब मैं इसका आंसर निकाल रहा था तो 9वां या 10वां चैप्टर है, जबकि आपके मिड टर्म में आपके टोटल वो 4 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टेंशन मत लो, आपका पेपर जो है काफी इजी आने वाला है। उन्होंने कठिन बनाने के लिए ऐसा कर दिया है। अभी एक और गलती बताऊंगा मैं आपको आगे, एक और गलती है जिसमें क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओगोदोई किसका पुत्र था? चंगेज खान, अरब खान, त्यागसिन या फिर अली का? ओगोदोई बच्चों किसका पुत्र था? ओगोदोई था यहाँ पे चंगेज या फिर अरब या फिर त्यागसिन, अली। हाँ, चंगेज खान राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको इन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिया, अभी आगे आएगा 13 पे रिपीट करेंगे ये लोग, अभी बताऊंगा आपको। तो गिलगेमिस ने जिस शहर पर शासन किया था वो कौन था? आपका ऑप्शन है उरुक मारी सूसा, तो राइट आंसर है बच्चों उरुक नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कैंपेनिया किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो आपने वो जो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा ना, मेसोपोटामिया एक शहरीकरण। ठीक है, मेसोपोटामिया में शहरों की माल की आवाजाही उस संबंध में है कि सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब थी वो कैंपेनिया से आती थी। ठीक है, इसीलिए कैंपेनिया जो था वो फेमस था। मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद है लापिस लालूजी एक था। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो वारका चीज से लिया गया है, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक जो वो एक स्त्री या पुरुष की जो भी खोपड़ी होती है उसका जो स्रोत है वहां से लिया गया है कि लापिस लालूजी क्या था? तो वो एक नीला लाजवद पत्थर हुआ करता था, यानी कि ये क्या था? एक नीला पत्थर था। बेसिकली लापिस लालूजी क्या था? एक नीला पत्थर था। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में पूछा गया बच्चों, कहा जाता है, देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज सेम इन्होंने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है डीओई की तरफ से, जो कि आपके 11th के लिए आती है डीओई की तरफ से, बहुत सारी इन्होंने गलतियां कर रखी है। ठीक है, पहली गलती तो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन की, दूसरी रिपीटेशन की, तीसरी जिस तरीके से उन्होंने हार्ड पेपर दे रखा है ऐसा आपके ऑफिशियल में आने वाला नहीं है। ठीक है, आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे।
तो ये हो गया, ठीक है। बहुत सी गलतियां हैं इनकी, अभी और होगी तो आगे बता दूंगा आपको। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया बच्चों कि दिए गए विकल्प में आपको सही का चुनाव करना है। इस संबंध में रोमन सम्राट जिसने सोने का सिक्का चलाया था, तो आपको रोमन सम्राट में चलाया जिसने सोने का सिक्का चलाया था वो बताना है। ऑगस्टस, ये बेसिकली प्रिंसिपेट राज्य से संबंधित था। ऑक्टोवियन, कॉन्स्टेंटाइन, या फिर डायक्लेशियन। तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहोगे तो इंग्लिश में इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। वेल, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमसे पूछा गया है धनी कुलीन वर्ग का समूह जो कि शासन चलाता था वो क्या कहलाता था। देखो क्या पूछा गया है, धनी कुलीन वर्ग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस संबंध में देखो गणतंत्र बिल्कुल नहीं होगा, स्थानीय राज्य नहीं होगा, ड्रेसल 20 ये मेसोपोटामिया के संबंध में है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीनेट, ठीक है। अगर आपको लगता है इसका कोई आंसर और हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। आगे आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है पायस, पॉल, इनोसेंट या फिर ग्रिगोरी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। अब आप कहोगे सर ये तो गलत होना चाहिए क्योंकि आपका जो किताब है ना उसमें 13वें जो पोप है ईसाई धर्म की उसके बारे में बताया गया ग्रिगोरी। वो बेसिकली ग्रिगोरी ही है, लेकिन क्या है कि वो आपकी किताब में दिया गया है 13वें, लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रथम, तो यहाँ पे प्रथम है ग्रिगोरी प्रथम, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाओगे विकिपीडिया पे जाओगे तो आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, यानी कि हालांकि टॉपिक से संबंधित ही है लेकिन आपकी किताब में नहीं दिया गया तो हमारे तो आउट ऑफ सिलेबस ही होगा भाई, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि ये एक इनकी आखिरी गलती थी, बाकी अब से अब ठीक होगा, ठीक है। देखिए 7वां दिया हुआ है कि सामंती अर्थव्यवस्था क्या थी। तो सामंती अर्थव्यवस्था हम सभी को पता है बेसिकली एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें जो किसान वगैरह थे वो काम करते थे, बेसिकली उनका निर्वाह चलता रहता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो मुझे लगता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो खुली अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत लोग आके व्यापार वगैरह करे ये हो जाता है, बंद अर्थव्यवस्था जिसमें कोई ना आए ऐसा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंध थे। तो बेसिकली चंगेज खान जो थे उनके पिता जो थे वो कियात कबीले से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चंगेज खान के मंगोल कबीलों के बारे में, ओके। वेल यहाँ पे इंग्लिश में आप देखें, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, पट्टिकाएं क्या थी। तो बेसिकली पट्टिकाएं जो वो थी मिट्टी की बेसिकली जैसे हमारा कागज होता है ना वैसे ही मिट्टी की एक हम कह सकते हैं जिसपे लेखन का कार्य किया जाता था उसे कहते थे। अब ये बनती कैसे थी, तो पहले मिट्टी को गीला कर लिया जाता था, उसे गूंथ लिया जाता था, फिर थाप करके एक आकार देते थे और उसके बाद उसपे सरकंडे की तीखी नोक से लिखा जाता था, इसी को पट्टिका कह देते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेनर कौन से वर्ग से संबंधित है। तो हम सभी को पता है मेनर जो थे वो दूसरे वर्ग यानी कि अभिजात वर्ग से संबंध रखा करते, ठीक है। और प्रथम वर्ग में पोप हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन नंबर ए होता है बच्चों, पार्ट नंबर ए, जिसमें बहुत सी गलतियां भी हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे याद करना है ये भी मैंने आपको इजी वे में समझा भी दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे अपने अगले सेक्शन की शुरुआत करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, 21 बेसिक। तो एक एक मार्क्स के 3 एमसीक्यू होने वाले हैं। ये स्रोत है आपका चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अध्याय दिए हुए हैं, भिक्षुओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है और बेनेडिक्टिन इन्होंने मठों के बारे में जो लिखा था इसके बारे में। अब एक एक करके इनके क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों की आत्मा का दुश्मन क्या है। पहला है आत्मा का दुश्मन क्या है। तो आपको यहाँ पे जो अध्याय नंबर 47 है इसमें देखने को मिल जाएगा आलस्य जो है वो आत्मा का शत्रु है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, पांडुलिपि यानी कि ये एक हस्तलिखित पुस्तक हुआ करती थी, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, मठों की सीमाओं के भीतर आपको क्या नहीं मिलेगा। तो देखते हैं भाई मठों की सीमाओं के अंदर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें उद्यान देखने को मिलेंगे, कार्यशाला देखने को मिलेगी और और तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इस संबंध में हम कैसे इसका अंदाजा लगाएंगे भाई। देखो अगर उद्यान मिल रहा है, कार्यशाला मिल रही है तो भिक्षु भी रहेंगे, लेकिन जागीर यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जहां तक मुझे इसका राइट आंसर लगता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए,
आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे जिसमें आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इजी वे में। ओके, वेल यहाँ पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये यहाँ पे सारे के सारे आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब 3-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन नंबर सी के। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इजी वे में आपको समझ में आ जाए। देखिए 22 क्वेश्चन क्या कहता है, 22 कहता है चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की। यानी कि चंगेज खान के द्वारा जितनी भी मंगोल जनजातियां थी, इनको एक नया सामाजिक और एक नया सैन्य समूह विभाजित करने की आवश्यकता उसको क्यों लगी। तो आइए आंसर समझते हैं। आंसर लिखेंगे इस तरह से, जो चंगेज खान था, ये बेसिकली ऐसा दिखता था कि जो मंगोल हैं और जो अन्य यायावर समाज हैं, इनमें बहुत से जो व्यक्ति वो तंदुरुस्त व्यक्ति है, यानी कि बहुत से लोग जो है वो हट्टे कट्टे और बेसिकली ये हथियारबंद भी होते थे। तो जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनाती थी। यानी कि सिंपल सी बात है, मंगोल हो गए या फिर अन्य जो अनेक यायावर साम्राज्य होते थे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मुख्यतः ऐसा देखा जाता था, जो लोग हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, वो क्या करते थे, मतलब अपने पास हथियार भी रखते थे, तो कभी अगर जरूरत पड़ रही राजा को तो वो क्या करता था, उससे ही सेना बना लिया करता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली चंगेज खान को इस चीज का इंपॉर्टेंस का पता चला, तो विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण, उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल। सिंपल सी बात है, कैसे आप कहोगे कि चंगेज खान ने विभिन्न जनजातियों का एकीकरण किया, तब इस संबंध में क्या हुआ कि उसने कई सारे अभियान चलाए। तो इस अभियान में चंगेज खान की सेना में नए नए जो सदस्य थे वो यहाँ पे शामिल होने लगे। जैसे कि चंगेज खान की सेना में तुर्की मूल के समुदाय, फिर कई जो केराइट समुदाय थे जो कि पराजित लोग थे, वो भी इसकी सेना में शामिल होने लगे थे। चंगेज खान उन सभी जो विभिन्न जनजातीय समूह थे उसके महासंघ का एक सदस्य था। उसकी पहचान को ये योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प लिए करते थे। यानी कि सिंपल सी बात है, चंगेज खान जो था वो ये करता था कि जिन्होंने भी अपनी जनजातीय समूह के महासंघ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, हम उसको मिटाने के लिए संकल्प करते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। चंगेज खान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने अधिकारी से बिना अनुमति लिए बाहर जाएगा, कोशिश भी करेगा, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चंगेज खान की सैनिकों में सबसे बड़ी इकाई जो थी वो लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे हम तुमुन कहते थे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो तुमुन थे इसमें कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। यानी कि हालांकि चंगेज खान के पास सेना जो थी वो 10,000 सैनिकों की हुआ करती थी, मतलब नॉर्मली बेस पे, जिसे हम तुमुन कहते थे। लेकिन ये तुमुन जो थे वो किसी एक जाति के नहीं थे, इसमें कई कबीले और कई कुलों के लोग शामिल हुआ करते थे। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा कहा है। यानी कि सार्वजनिक ऐसे लोग थे जिन्हें चंगेज खान ने सगा भाई कहकर सम्मानित किया है। यानी कि यहाँ पे हम सिंपल सा क्या समझ गए, चंगेज खान ने जितने भी मंगोल जनजातियां थी इन सभी को एक नया सामाजिक रूप देने के लिए सैन्य समूह में विभाजित करने की आवश्यकता कई तरीकों से महसूस की है। अब उसके आंसर को आप इसी वे में समझ सकते। ठीक है, वेल क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखोगे आंसर और ये सारे के सारे पॉइंट इजी वे में आप देख सकते हो। ओके, वेल अब आ जाता है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यानी कि फ्रांसीसी समाज के बारे में आपको समझाना है, प्रथम वर्ग के बारे में। तो लिखेंगे प्रथम वर्ग, बेसिकली इसमें कौन से लोग शामिल होते थे, इसे हम पादरी वर्ग भी एक तरीके से कह सकते हैं। अब पादरी वर्ग में क्या कौन कौन से लोग शामिल थे, एक ही बार में आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो मैंने आपको आंसर इतना बता रखा है, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 70% आंसर आपको याद करना है। ठीक है, 70%, ज्यादा नहीं। मान लेते आप जो है 0.1 2 3 4 5 इसको याद कर लो, इतना बहुत है। ठीक है, 3 मार्क्स से आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। मैं आपको ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट अगर आपको बार बार समझाने पे नहीं समझ में आता है तो दूसरा समझ लेना। ठीक है, देखो पादरी वर्ग में बेसिकली ये लोग चर्च में धर्म उपदेश दिया करते थे, ये बहुत ही अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे। साथ ही साथ ये चर्च के बाहर धार्मिक समुदायों में रहते थे, इन्हें भिक्षु भी कहा जाता था। ठीक है, अब ये जो भिक्षु हुआ करते थे इनकी कई विशेषताएं थी, जैसे कि
ये भिक्षु मठों में रहते थे, ये निश्चित नियमों का पालन करते थे, इनके पास राजा के द्वारा दी गई जो भूमियां होती थी, यानी कि राजा के द्वारा जो इनको भूमि का टुकड़ा दिया करता था, उनसे ये लोग कर भी वसूला करते थे। अधिकतर गांव में अपने अपने एक अलग चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को ये जो पादी वर्ग के लोग हुआ करते थे, ये जाते थे वहां पे धर्म उपदेश देते थे, ठीक है, सामूहिक प्रार्थना करते थे। इन सभी के लिए रविवार को ये चर्च में इकट्ठा होते थे। और जो भी पुरुष पादरी बनते थे, उन्हें शादी करने का अधिकार नहीं होता। अब इनकी आय के क्या स्रोत थे बेसिकली, और इन पादरी वर्ग के लोगों के, सबसे पहले तो ये था कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार हुआ करता था, ठीक है, जिससे हम टीथ कहते थे। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, टीथ क्या है? तो टीथ बेसिकली चर्च को एक वर्ष के अंतराल में, सिंपल सी बात है कि किसान जो है, ठीक है, किसान ने कोई भी फसल उगाई है एक वर्ष में, जितनी भी, अब मान लेते किसान ने 10 रुपए की फसल उगाई है, ठीक है, तो उसका 10वां भाग कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तो 1 रुपया एक वर्ष में चर्च जो किसानों से वसूलेगा, इसी को कहते थे टीथ, ठीक है। अमीरों के द्वारा अपने कल्याण और मरने के पश्चात वे अपने रिश्तेदारों में क्या करते थे? दान दिया करते थे। किसको? ये जो पोप हुआ करते थे, इन सभी को। फिर यहाँ पे भिक्षुओं की विशेषताएं आ जाएंगी, जैसे कि ये भिक्षु जो थे वो मठों में रहते थे, आम आबादी से बहुत दूर रहते थे। इन्हें जो है वो निश्चित नियम हो गए और निश्चित विशेष नियम, इन सभी का पालन करना पड़ता था। भिक्षु जो भी हुआ करते थे, ये अपना सारा का सारा जीवन औबे में रहने में और अपना समय प्रार्थना करने में गुजारा करते थे। अध्ययन करना, कृषि करना, ऐसे शारीरिक श्रम भी ये करते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से ना सिर्फ ये पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है। वो तो मैंने आपको एक पॉइंट अलग बता दिया है कि अगर आपसे भिक्षुओं की विशेषता बता दी जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे और एक जो छठा पॉइंट है ये भी लिख दोगे, ठीक है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की तैयारी करवाता चलता हूं, ठीक है। वेल 23 आपको समझ में आ गया इजी वे में। 24 की बात करते हैं, पहले इंग्लिश में देख लो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो फर्स्ट क्लास क्लर्जी, आपको ये पॉइंट याद करने, आप ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट याद कर लो। छठा और दूसरे के संबंध में एक अलग क्वेश्चन बनेगा, इस संबंध में आप अगली अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? उन्हें ज्ञात भाषाओं के नाम बताओ। सिंपल सी बात है, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले। अब देखो इसमें जो है ना, बहुत से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले ज्ञात भाषा कौन सी थी, धीरे धीरे कौन सी भाषा आई, लेखन प्रणाली कैसी थी, कीला काल शब्द से आप क्या समझते हैं, बहुत से पॉइंट आपके कंप्लीट होंगे एक ही बार में, ठीक है। देखते हैं, मेसोपोटामिया की सबसे पहली जो ज्ञात भाषा थी वो थी बच्चों सुमेरियन। क्या थी सबसे पहली ज्ञात भाषा का नाम? सुमेरियन था। जैसे जैसे 2400 ईसा पूर्व आई, तो इस एज तक, इस टाइम पीरियड तक अक्कदी भाषा आ गई, जिसका अधिक विस्तार जो है वो सिकंदर ने किया था अपने टाइम पे 336 से 323 ईस्वी ईसा पूर्व के समय में। और फिर धीरे धीरे 1400 ईसा पूर्व के दौरान आरामाइक भाषा जो है वो यहाँ पे प्रवेश करती है। और ये आरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और तकरीबन 1000 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि आई तो 1400 में थी, लेकिन ठीक 400 साल के बाद ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और आज भी इराक के, आप सभी को पता है मेसोपोटामिया जो है इसका वर्तमान नाम है इराक, ठीक है, क्षेत्र है इराक। ये बहुत से क्षेत्र में अभी भी बोली भी जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। उसके बाद आ जाती है लेखन प्रणाली। तो हम सभी को पता है मेसोपोटामिया के जो लोग थे, यहाँ पे ध्वनि के लिए कीलाकार या फिर कीलाक्षर चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में अक्षरों का प्रयोग किया गया, वैसे इसमें भी, लेकिन इसमें हमें अर्थ पता है इन सभी का, ठीक है। वो एक अकेला व्यंजन नहीं, स्वर नहीं होता था, बल्कि अलग अलग ध्वनि के अलग अलग चिन्ह हुआ करते थे, जिनके कारण लिपिक को कई सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे यदि उसे लेखन प्रणाली बनानी है। और लेखन जो था वो मिट्टी की पट्टिका पर सूखने से पहले लिखना होता था। अब इस लेखन में एक वर्ड आ जाता है कीलाकार, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्यूनिफॉर्म क्या है? तो क्यूनिफॉर्म या फिर कीलाकार, ये एक लातिनी शब्द से निकला जिसका नाम है क्यूनिशियस, यानी कि छोटी, फॉर्मा अर्थात आकार, इससे मिलकर बना, यानी कि छोटी नहीं खूंटी है बेसिकली, ठीक है, खूंटी के आकार का, ठीक है, छोटी नहीं है, खूंटी है, खूंटी, इस तरीके से, ठीक है। ये है ऐसे खूंटी, ये रहा खूंटी, खूंटी और आकार, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इसमें जो मेन आंसर लिखना है वो कितना लिखना है? यहां से लेके ये लिखा आपने इतना पॉइंट, ठीक है, और एक लिख दिया आपने ये पॉइंट, बस आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें जो कीलाकार के बारे में, ठीक है, इराक के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, तो इसलिए मैंने आपको बताया है।
ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में सारी की सारी बात। वेल आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप देखना चाहें तो व्हाट डू यू नो अबाउट मेसोपोटामियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, नेम द लैंग्वेज है थे, अच्छा यहाँ पे दा लिखना चाहिए था, नेम द लैंग्वेजेस नोन टू देम, ये पॉइंट आप सारे लिख दोगे, ठीक है, आपको ये पॉइंट लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। ओके वेल 3 मार्क्स का हमारे सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या करो। रोमन साम्राज्य में जो राजनीतिक संरचना थी इसके बारे में आपको समझाना है, वही वो जो 3 खिलाड़ी हुआ करते थे सम्राट, अभिजात, सेना, इस तरीके से उसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट उठाया है शुरुआत से, ठीक है, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना के बारे में शुरुआत से पॉइंट उठाया, ठीक है। अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले तो रोमन साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से, ठीक है, कितना 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन वाली व्यवस्था चली थी। प्रथम सम्राट जो ऑगस्टस था इसने 27 ईसा पूर्व में मतलब कि ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन वाली व्यवस्था का यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया रोमन साम्राज्य में, और स्वयं को प्रिंस अपना एक स्वयं का राज्य इसने स्थापित किया जिसे कहा गया प्रिंसिपेट। अरे सिंपल सी बात है कि जब रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आता है मतलब 509 से 2700 ईसा पूर्व के आसपास, तो यहाँ पे गणतंत्र वाली शासन व्यवस्था चलती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक व्यक्ति आता है प्रथम सम्राट ऑगस्टस, इसने इसको तख्ता पलट कर दिया, इसको हटा दिया और स्वयं का एक सम्राट, स्वयं का राज्य स्थापित किया जिसे कहा गया प्रिंसिपेट। ये एक ऐसा नागरिक था जो निरंकुश शासक नहीं था, ठीक है, सिंपल सा। अब बारी आती है यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट आंसर। तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी होते हैं, एक सम्राट, अभिजात और सेना। अलग अलग सम्राट जो थे इनकी जो शक्ति है, ठीक है, इनका जो बेसिकली एक सेकेंड, हाँ, इनकी शक्ति, इनके संसाधन जुटाने की पावर, इनकी स्ट्रेंथ, इस सभी से देखी जाती थी कि ये सम्राट जो है वो अपने अभिजात वर्ग पर, अपनी सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। अगर सेनाएं बट जाती हैं, अगर विभाजित हो जाती है, राजा के प्रति कोई भी भेद आ जाता है, तो वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बन जाती थी। इसलिए ये राजा क्या करते थे, उनको वहां एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य में ये जो सिंहासन था ये बेसिकली पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित होता था, यानी कि जैसे कि पितृवंशिकता थी हमारी, यानी कि आपके परदादा, आपके दादा, फिर आपके पिता, फिर आप और आपके बेटे, आपकी बेटे के बेटे, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कि पिता का पुत्र राज्य को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो चाहे वो ग्रहण किया। नैसर्गिक यानी कि खुद का बेटा हो, ठीक है, खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया। ग्रहण किया गया यानी कि जो गोद लिया गया वो होता है, या फिर कोई दत्तक भी हो सकता है जिसे आप चाहो बना सकते हो, या फिर सेना जो है उससे भी आप चॉइस कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज है, आपका जो मेन आंसर है वो आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसी में ना आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टिबेरियस वगैरह के बारे में, कि बताओ कि जो ऑगस्टस था, ऑगस्टस ने किसको अपने जो सिंहासन था उसके लिए गोद लिया था, तो राइट आंसर बनेगा इसका बच्चों आपका टिबेरियस को, ठीक है। बस ये चीज है, बस ये आपको एक बताना था सिंपल सा। तो टोटल ये आपका इतना छोटा सा आंसर है पॉइंट नंबर 6 तक। ओके वेल आप चाहो तो इसे इजीली इंग्लिश में भी देख सकते हो। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रोमन अंपायर, तो ये है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रोमन अंपायर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा बच्चों सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, बट सेक्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा बच्चों पार्ट नंबर 2 में, जो कि अभी से ठीक 2 घंटे के अंदर अंदर या फिर 2 से 3 घंटे में, मान लीजिए रात को 9 बजे तक आपकी जो वीडियो है वो आ जाएगी, और उसका लिंक बच्चों आपको यहाँ पे आई बटन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से देख लेना, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पे आपको पार्ट 2 इस तरीके से लिखा होगा पार्ट 2, उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। कुछ कुछ इसमें गलतियां थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है जो कि मैंने आपको इजी वे में समझा भी दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बच्चों क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया है तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि यस सर हमको वाकई में समझ में आ गया है, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।
अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। सभी को आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।